राधे राधे दोस्तों। तो आज का हमारा जो क्लास है भारत का भूगोल, इससे हम पूरे डिटेलिंग से पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग जो जो चैप मतलब जो जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो फर्स्ट नंबर पे ये भारत का भूगोल, भूगर्भीय संरचना, भौगोलिक स्थिति, भू आकृति, भारत का क्षेत्रफल, साथ ही देश की सीमाएं, भौतिक स्वरूप, उत्तर का पर्वतीय एवं पहाड़, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान, देश में वर्षा का वितरण, भूगर्भिक इतिहास, जल राशि, प्राकृतिक संसाधन, भारत की नम भूमि और भारत की प्रमुख जातियों के बारे में। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट या फिर जो भी चैप्टर्स या फिर जो सब्जेक्ट होंगे वो मैं क्लियर करवाते चलूँगी आपको। तो हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है भारत का भूगोल, इसमें आप देख रहे हो कि प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा द्वारा हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग के अनार्यों अथवा आर्यों को पराजित करके उस भूभाग का नाम जो है वो भरत शाखा के नाम पर ही भारतवर्ष रखा गया था। और भारत के जो उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी को सिंधु नाम दिया गया था। कालांतर में ईरानियों ने इसे हिंदू तथा देशों का हिंदुस्तान कहा, जबकि यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस एवं उस देश को जहाँ यह नदी प्रभावित होती है इंडिया नाम दिया था। वर्तमान समय में यही देश विश्व में भारत एवं इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है। भारत के मुख्य भूभाग में 4 क्षेत्र हैं, नामतः महापर्वत क्षेत्र, गंगा और सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण प्रायद्वीपीय। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं जो लगभग समांतर फैली हुई है। इसके बीच बड़े बड़े पठार और घाटियां हैं। इनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं पर्वत की श्रृंखलाओं में से है। अधिक ऊंचाई के कारण आना जाना केवल कुछ ही दरों से हो पाता है, जिनमें कि मुख्य है चुंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलेपला और नाथुला दर्रा। दूसरा, उत्तर पूर्वी दार्जिलिंग, कल्पना, किन्नौर के उत्तर पूर्व में सतलुज घाटी में सिपकिला दर्रा। पर्वतीय दीवार जो है भारत की वो लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक फैली है, जो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। पूर्व में भारत तथा म्यांमार और भारत एवं बांग्लादेश के बीच पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम है। लगभग पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई गारो, खासी, जैंतिया और नंगा पहाड़ी उत्तर से दक्षिण तक फैली मिज़ी तथा रखाइन पहाड़ियों की श्रृंखला से जा मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़ा मरुस्थलीय कक्ष के रण की सीमा से लूनी नदी की ओर आगे तक फैला हुआ राजस्थान सिंधु की पूरी सीमा इससे होकर गुजरती है। छोटा मरुस्थल जो है वो लूनी से जैसलमेर और जोधपुर के बीच उत्तरी भूभाग तक फैला हुआ। बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच का क्षेत्र बिल्कुल ही बंजर है, जिसमें चूने के पत्थर की पर्वतमाला द्वारा पृथक किया हुआ पथरीला भूभाग है। पर्वत समूह और पहाड़ी श्रृंखलाएं जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी है 460 से 1220 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार को गंगा एवं सिंधु के मैदानी क्षेत्रों से अलग करती है। इनमें प्रमुख कौन कौन है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाला और अजंता। इस प्रायद्वीप की ओर एक पूर्व घाटी, दूसरी ओर पश्चिम घाट है, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 915 से 1220 मीटर है। कुछ स्थानों में 2440 मीटर से अधिक ऊंचाई है। पश्चिमी घाटों और अरब सागरों के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्व घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र है। पठार का दक्षिणी भाग नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा निर्मित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके आगे इलायची की पहाड़ियां पश्चिमी घाट से विस्तारण के रूप में मानी जा सकती है। अब हम भूगर्भीय संरचना की बात करें तो
भूवैज्ञानिक क्षेत्र व्यापक रूप से भौतिक विशेषताओं का पालन करते हैं और इन्हें 3 क्षेत्रों में समूह में रखा जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला और उनके संबंध पर्वत समूह, दूसरा है भारत गंगा मैदानी क्षेत्र और तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उत्तर में हिमालय पर्वत क्षेत्र और पूर्व में नागालुशाई पर्वत पर्वत निर्माण गतिविधि के क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग, जो वर्तमान समय में विश्व का सर्वाधिक सुंदर पर्वत दृश्य प्रस्तुत करता है, 60 करोड़ वर्ष पहले समुद्री क्षेत्र में था। 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुए पर्वत निर्माण गतिविधियों की श्रृंखला में तलछट्टे और आधार चट्टानें काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गई। आज हम जो इन पर उभार देखते हैं, उनको उत्पन्न करने में अपक्ष और अपर्दक ने कार्य किया। भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र का जलोढ़ भूभाग है, जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय से उत्तर में हिमाचल को अलग करते हैं। प्रायद्वीपीय सापेक्ष स्थिरता और कभी कभार भूकंपीय परेशानियों का क्षेत्र है। 380 करोड़ पहले के प्रारंभिक काल की अत्यधिक कायांतरित चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। बाकी क्षेत्र गोंडवाना के तटवर्ती क्षेत्र से घिरा है। दक्षिण में सीढ़ीदार क्षेत्र और छोटी तलछट्टे लावा के प्रभाव से निर्मित है। अब हम भारत के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 804 उत्तरी अक्षांश, 3706 उत्तरी अक्षांश तथा 6807 पूर्वी देशांतर से 97,025 पूर्वी देशांतर के बीच 32,87,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत भारत हिंद महासागर के उत्तरी में स्थित है। इस प्रकार इसका अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग 300 है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6030 उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। 82,101/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीपीय सहित जलीय सीमा की लंबाई 75,166 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा जो है वो कितनी है, 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया। इसके विपरीत भारत पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है। अगर भारत के भू आकृति की बात की जाए तो विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है एवं यह भूमध्य रेख के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जिन प्रदेशों से होकर गुजरती है वे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। मैं फिर से बोल देती हूँ: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। देश का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र के बीच स्थानीय मान का अंतर कितना है? 30 गुना 40 यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के पूर्व में है, इसलिए सूर्योदय वहाँ सबसे पहले होगा। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में उत्तर पश्चिम में इंदिरा कॉल प्रदेश की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से मिलती है, जबकि सुदूर उत्तर
उत्तरी पूर्वी कोने पर भारतीय सीमा के साथ चीन और म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका वर्तमान में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व नाम है ला ही चींग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा परासन पॉइंट। द्वीपों समेत देश की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 75,166 किलोमीटर है। देश संप्रति 28 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। इसकी प्रादेशिक जल सीमा आधार पर रेखा से मापे गए 12 समुद्री मील की दूरी तक है, जबकि संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत की स्वच्छता का प्रबंध करने, सीमा शुल्क की वसूली करने आदि का अधिकार प्राप्त है। देश का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक है, जिसमें वैज्ञानिक शोध कार्यों को करने तथा कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन करने की छूट मिली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। यद्यपि देश का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 2.42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रेन्सी ने अपने भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवास में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को है। हम देश की अगर सीमाओं की बात करें तो देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमाएं उत्तर में तजाकिस्तान, चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि 6 अन्य देशों अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक सीमाएं सामान्यतः ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में है। उत्तर एवं हिमालय पर्वत हमारी सीमा बनाता है। इसकी मुस्ताग, अगोल, कुनलुन तथा काराकोरम श्रेणियां जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। यहाँ पर एशिया के 4 प्रमुख देशों चीन, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का आकार मिलता है। भारत के पूर्व की ओर उच्च हिमालय का भाग है, जो भारत के चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कार्य करता है। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहाँ पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य ये सब है: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात, जबकि अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर राज्य से स्पर्श करती है। भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श करती है। भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य है जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श करती है। भारत एवं चीन की सीमा से सटे राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमाएं उत्तर पूर्वी में स्थित म्यांमार को स्पर्श करती है। बांग्लादेश एवं भारत की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा चीन के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ संलग्न है। इस प्रकार भारत की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं हिमालय पर्वतमाला तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति है।
भारत के निकटतम पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश। पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ श्रीलंका भी हिंद महासागर में स्थित पड़ोसी देश है। भूटान जैसा पड़ोसी देश एक विशेष संधि द्वारा भारत पर निर्भर करता है। वह इसकी प्रतिरक्षा, विकास आदि कार्यों का उत्तरदायी भारत पर है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जो है वो श्रीलंका है, जिससे पाक जलडमरू मध्य भारत से पृथक करता है। इसी प्रकार भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल पृथक करता है। मालदीव भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत का विशाल क्षेत्र भौतिक दृष्टि से सर्वत्र समान नहीं है, बल्कि इसके उच्चावन में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इसमें कहीं पर तो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं और कहीं पर विशाल मैदान, नदी, घाटियां एवं पठारी भाग भी देश में विद्यमान है। यदि उत्तर में हिमालय जैसी नवीन पर्वतमालाएं स्थित है तो अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसी प्राचीन पर्वत श्रेणियां भी है। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2100 यानी कि 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठार भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43.0% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। उच्चावचन की दृष्टि से भारत को सामान्यतः चार प्राकृतिक या भौतिक भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि है उत्तर का पर्वतीय एवं पहाड़ी प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान। पुनः थार का विशाल मरुस्थल, जब सागरीय भाग में स्थित द्वीप भी एक विशेष प्रकार की भौतिक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। अब हम भारत के उत्तर का पर्वतीय एवं पहाड़ी प्रदेशों की बात करें तो इस प्रदेश का हिमालय पर्वतीय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, जो देश की उत्तर सीमा पर एक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम पामीर की गांठ से हुआ है। इसकी उत्पत्ति वस्तुतः एक भूद्रोणी, जिसे टेथिस सागर कहते हैं, से हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई मकरान तट पर स्थित है। ग्वाडर से लेकर पूर्व में मिजो पहाड़ियां तक 2400 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर और पूर्व में 160 किलोमीटर तक है। हिमालय की स्थलाकृतियों में मुख्यतः 3 लंबी और घुमावदार श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। मंद गति के कारण इन्हें वर्तमान ऊंचाई को प्राप्त करने में 70 लाख वर्ष लगे हैं। भौतिक दृष्टि से हिमालय में 4 समानांतर श्रेणियां मिलती है, जिनमें सबसे उत्तर में ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, सबसे दक्षिण में क्रमशः महान अथवा आंतरिक हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय तथा उप अथवा शिवालिक श्रेणियां स्थित है। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है। इसकी खोज सन 1906 स्वेन महोदय ने की थी। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर एवं बीच में 225 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है वो है 3100 से 3700 मीटर तक पाई जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई है वो 3100 से 3700 मीटर तक है एवं शीत कटिबंधीय जलवायु के कारण इस पर वनस्पतियां का पूर्ण अभाव पाया जाता है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों तथा उत्तर दिशा में भू अवेष्टित झीलों से निकलने वाली नदियों के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाती है। हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है, जो पश्चिम में सिंधु गर्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गर्ज तक विस्तृत है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार 2500 किलोमीटर। इस पर्वत श्रृंखला का पूर्व की में चौड़ाई
150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर तक है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 वृहद भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महान अथवा आंतरिक हिमालय। पहला, महान अथवा आंतरिक हिमालय ही हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख एवं सर्वोच्च श्रेणी है, जिसकी लंबाई उत्तर में सिंधु नदी की मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ से 2500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण हिमालय सालों भर बर्फ से ढका रहता है, अतः इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियां पाई जाती है, जिनमें प्रमुख है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। मनसालू, जिसकी ऊंचाई 8,156 मीटर है। नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। गोवाईथान, जिसकी ऊंचाई 8,013 मीटर है। नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। हरामोश, जिसकी ऊंचाई 7,397 मीटर है आदि। इस श्रेणी में उत्तर पश्चिम की ओर जास्कर श्रेणी के उत्तर दक्षिण में देवसाय तथा रूपेशु के ऊंचे मैदानों में मिलते हैं। सिंधु, सतलुज, दिहांग, गंगा, यमुना तथा इनकी सहायक नदियों की घाटियां इसी श्रेणियों में स्थित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लघु अथवा मध्य हिमालय श्रेणी की बात करें तो यह महान हिमालय के दक्षिण के उसके समांतर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर तक, औसत ऊंचाई जो है वो 1828 से 3000 के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी में नदियों द्वारा 1000 मीटर से भी अधिक गहरे गड्ढे अथवा गर्जों का निर्माण किया गया है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे धौलाधार, नागटिवा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी के निचले भाग में देश के प्रसिद्ध पर्वतीय स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित है। बृहद तथा लघु हिमालय के बीच विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें कश्मीर घाटी एवं नेपाल में काठमांडू घाटी प्रसिद्ध है। इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। थर्ड हम देखते हैं उप हिमालय या फिर जिसे हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है एवं इसको ब्रह्मवन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की दक्षिणतम श्रेणी है, जो लघु हिमालय के दक्षिण में इसकी समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर तक, औसत चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार पठार से पूर्व में कोशी नदी तक है। गोरखपुर के समीप इसे डुंडवा श्रेणी तथा पूर्व की ओर चूरिया मुरिया श्रेणी के स्थानीय नाम से भी पुकारा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। लघु तथा वाह्य हिमालय के बीच पाए जाने वाली विस्तृत घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। देहरादून, कैथरी दून तथा पाटली दून और हरिद्वार इसकी प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणियों की दिशा में असम से पूर्व से उत्तर पूर्व हो जाती है। नाम चाबरचा के आगे यह श्रेणियां दक्षिण दिशा में मुड़कर पटकोई, नागा, मणिपुर, लुसाई, अरकान यमा आदि श्रेणियों के रूप में स्थित है, जो भारत एवं म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। शिवालिक को जम्मू पहाड़ी तथा अरुणाचल प्रदेश में डफलागिरी, अवोर, मिशामी पहाड़ियों नाम से भी जाना जाता है। अक्साई चीन, देवशाई, दिशांग एवं लिगंजी तांग के उच्च तरंगित मैदान इन पर्वतों के निर्माण से पहले क्रीटेशस काल में बन चुके थे, जो अपरदन धरातल के प्रमाण हैं। अगर हम भारत के उत्तर का विशाल मैदान की बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण तथा प्राचीन शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में दोनों उच्च स्थलों से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान को सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान धनुष्कार रूप में 3200 किलोमीटर की लंबाई में देश के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 480 किलोमीटर तथा पूर्व में मात्र 145 किलोमीटर है। प्रादेशिक दृष्टि से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा असम में इसका विस्तार है। इन मैदान को पश्चिम तथा पूर्वी दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिम मैदान का अधिकांश भाग वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, जबकि इसका कुछ भाग पंजाब व हरियाणा राज्यों से भी मिलता है। इसका निर्माण सतलज, व्यास और रावी एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है, जिसका की क्षेत्रफल 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान में धरातलीय भू-आकृति के आधार पर बांगर तथा खादर नामक दो विशेष भाग मिलते हैं। बांगर प्राचीनतम संग्रहित पुरानी जलोढ़ मिट्टी के उच्च मैदानी भाग है, जहां कभी नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। खादर की गणना न्यूनतम कछारी भागों के रूप में की जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने एवं नई मिट्टी का जमाव होने से काफी उपजाऊ माने जाते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो उत्तर के विशाल मैदान को अनेक उप विभागों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख है पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। गंगा के मैदान को हरिद्वार से अलीगढ़ तक ऊपरी दोआब तथा अलीगढ़ से इलाहाबाद तक मध्य दोआब के नाम से जाना जाता है। गंगा तथा यमुना दोआब के उत्तरी मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित भाग को रूहलखंड का मैदान कहा जाता है। इस मैदान पर रामगंगा, शारदा तथा गोमती नदियां प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में अवध का मैदान स्थित है, जिसमें घाघरा, राप्ती तथा गोमती नदियां बहती है। गंगा के मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में असम तक ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान स्थित है, जो कि गारो पहाड़ी, मेघालय पठार तथा हिमालय पर्वत के बीच लंबे एवं पतले रूप में फैला है। इसकी चौड़ाई जो है वो मात्र 80 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को अवंतीय संरचना से जमा किए गए अवसादों से इस मैदान में मियांडर, गोखुर झील आदि का निर्माण हो गया है। इस मैदान के ढाल की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर है तथा इसकी सीमा पर तराई एवं अर्ध तराई क्षेत्र मिलते हैं, जो दलदलों एवं सघन वनों से आच्छादित है। उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित दो प्रमुख शब्दावलियां हैं, भावर तथा तराई। यह अवसादी जमाव की विशेषताओं के परिचारक भी है। भावर की बात करें तो भावर यह क्षेत्र हिमालय तथा गंगा के मैदानों के बीच पाया जाता है, जिसमें पर्वतीय भाग से नीचे आने वाली नदियों ने लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई में कंकड़ एवं पत्थरों का जमाव कर दिया। यही गंगा मैदान की सबसे उत्तरी सीमा भी है। यह इस पथरीले क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली हिम नदियां प्रायः विलीन हो जाती हैं और केवल कुछ बड़ी नदियों की धारा ही धरातल पर प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। तराई की बात करें तो यह क्षेत्र भावर के नीचे उसके समांतर स्थित है, जिसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। भावर प्रदेश में विलीन हुई नदियों का जल तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाता है। यह वास्तव में निम्न समतल मैदानी क्षेत्र है, जहां नदियों का जल इधर उधर फैल जाने से दलदलों का निर्माण हो गया है। वर्तमान में यहाँ की सघन वनस्पतियों को काटकर तथा दलदलों को सुखाकर कृषि कार्य के लिए उपयोगी बना लिया गया है। बांगर की बात करें तो बांगर प्रदेश भी उत्तर के विशाल मैदान का एक विशेषता है। यह प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना होता है, जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। इस प्रदेश में चूना युक्त संग्रहणों की अधिकता होने के कारण यह कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है। पंजाब में मिलने वाले बांगर को धाया कहा जाता है। खादर तो बांगर के विपरीत खादर प्रदेशों में नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। इस प्रदेश का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है, क्योंकि बाढ़ के जल के साथ नवीन मिट्टियां यहाँ प्रतिवर्ष बीजती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। पंजाब में मिलने वाले खादर को बेट कहा जाता है। डेल्टा की बात करें तो उत्तरी विशाल मैदान में गंगा तथा सिंधु नदी के डेल्टा मिलते हैं। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों में सुंदरवन के किनारे तक
430 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर है। सिंधु नदी का डेल्टा 960 किलोमीटर लंबा 160 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें तो गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय पठारी भाग फैला हुआ है। यह भाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। यह देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तथा प्राचीन भौतिक प्रदेश है। यह देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तथा भौतिक प्रदेश है। इस पर प्रवाहित होने वाली नदियों ने इसका कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित कर दिया है। इसकी लंबाई राजस्थान से कुमारी अंतरीप तक लगभग 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर तक है। इसकी उत्तरी सीमा पर अरावली, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट तक पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती है। यह क्षेत्र विच्छिन्न पहाड़ियों, शिखर, मैदानी गभीरकृत संकरी एवं अधिवर्धित घटिया श्रृंखलाबद्ध पठारों, संप्राय मैदानों एवं अवशिष्ट खंडों का एक प्राकृतिक भूदृश्य है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन जिस स्थान पर होता है वहाँ अन्नामलाई पहाड़ियाँ स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार स्थित है। यहाँ पठार लावा निर्मित होने के कारण काली मिट्टी का संप्राय बन गया है, जिसका ढाल विशाल मैदान की ओर है। इस पर बेतवा, पार्वती, नीमच, काली सिंध, चंबल तथा मही नदियाँ बहती हैं। मालवा पठार की उत्तरी तथा उत्तरी गोलार्ध सीमा पर बुंदेलखंड तथा बघेलखंड की पठार स्थित है, जबकि कैमूर के भारनेर श्रेणियाँ के पूर्व में बघेलखंड का पठार है। इस पठार के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित विश्व का प्राचीनतम पठार है। भारत के इस प्रदेश की औसत ऊंचाई जो है वो 450 मीटर से 750 मीटर के बीच। प्रायद्वीपीय पठार के निम्न प्रमुख पर्वत है। पहला है पश्चिम घाट पर्वत। महाराष्ट्र से तमिलनाडु के बीच स्थित इस पर्वत को सुहादी पर्वत भी कहते हैं, जो वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का अप्रदित खड़ा कगार है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद है। कलसुबाई 1664 मीटर और महाबलेश्वरी जिसकी लंबाई 1438 मीटर है। इसकी मुख्य चोटियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भीमा। इस भाग की प्रमुख नदियाँ हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट दोनों आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। इसका सर्वोच्च शिखर दोदबेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर अन्नेमुड़ी है। पूर्वी घाट पर्वत की बात करें तो यह उत्तर में महानदी घाटी जो कि उड़ीसा में है से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक समुद्र तटीय मैदान का समांतर फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई पश्चिम घाट से कम है। इसका सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है और यह पर्वत खोड़ालाइट, चाकोलाइट और नीस चट्टानों से बना है। यह पर्वत कई भागों में बटा है, जिसे सेवराय, जावदी, कोल्लामलाई पहाड़ी प्रमुख है। अरावली पर्वत की बात करें तो यह विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है, जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 850 किलोमीटर में विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है। जैन धार्मिक स्थल दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू इसी में स्थित है। इसे दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो परतदार चट्टानों से निर्मित इस पर्वत के अधिकांश भाग में लाल पत्थर की अधिकता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में यह विंध्याचल, भारनूर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो यह एक ब्लॉक पर्वत है, जो उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी के बीच काली मिट्टी के प्रदेश में स्थित है। यह गुजरात से पश्चिम बंगाल तक महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी पचमढ़ी स्थिति धूपगढ़ है। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों की बात करते हैं तो दक्कन का पठार पहला है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच लगभग
5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस पठार के अंतर्गत कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु का पठार शामिल है। काली मिट्टी का यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार की बात करें तो रिहंद नदी के पूर्व स्थित यह क्षेत्र भारत के खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक है। मेघालय शिलोंग के पठार की आगे बात करें तो यह पत्थर पूर्व में खासी, गारो और जयंती पहाड़ियों के बीच स्थित है। अब हम भारत के समुद्र तटीय मैदानों की बात करते हैं तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दोनों और पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वतमालाओं एवं सागर तट के बीच समुद्र तटीय मैदानों का विस्तार है। यह तटीय मैदान देश के अन्य प्राकृतिक विभाग से स्पष्ट भिन्नता रखता है। स्थिति के आधार पर इन्हें पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम समुद्र तटीय मैदान का विस्तार गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 64 किलोमीटर है। इस मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने के समीप 80 किलोमीटर तक मिलती है। इस मैदान का ढाल पश्चिम की ओर अत्यधिक तीव्र है, जिस पर तीव्रगामी एवं छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं। इस मैदान को 5 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है कच्छ प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क रेतीला मैदान है। इसके मध्य में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। दूसरा है गुजरात का मैदान, जिसका विस्तार कच्छ एवं सौराष्ट्र के पूर्व में है। इस पर माही, साबरमती, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ प्रभावित होती हैं। तीसरा है कोंकण का मैदान, दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर लंबा है। इस पर साल, सागौन आदि के वनों की अधिकता है। चौथा है किनारा तटीय मैदान, गोवा से बंगलौर तक पाया जाता है। इसका निर्माण प्राचीन कायांतरित शैलों से हुआ है। इस पर बालुआ स्तूपों का जमाव पाया जाता है। यह तट गरम मसालों, सुपारी, केला, आम, नारियल आदि के लिए कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा है मालबार तटीय मैदान, केरल का तटीय मैदान है, जो कि बंगलौर से कन्याकुमारी तक 5 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस पर लैगून यानी कयाल नामक छोटी छोटी तलीय झीलें पाई जाती है। इस मैदान में तटीय भागों के मत्स्यन किया जाता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से लेकर कुमारी अंतरीप तक मिलता है। इसकी चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। इस मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ने विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया है। इस पर चिल्का तथा पुलिकट जैसी विस्तृत लैगून झीलें भी पाई जाती है। इस मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिण भाग को कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके 3 प्रमुख उपविभाग है। पहला उत्कल का मैदान, जो कि उड़ीसा तट के सहारे लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस मैदान पर महानदी का डेल्टा, चिल्का झील और विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दूसरा आंध्र का मैदान, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जिस पर गोदावरी एवं कृष्णा नदी ने अपने डेल्टा का निर्माण किया है। इन दोनों डेल्टाओं के बीच कोलेरू झील स्थित है। तीसरा है तमिलनाडु के मैदान का विस्तृत तमिलनाडु तथा पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र है। पुलिकट झील से कन्याकुमारी अंतरीप तक इसकी लंबाई 675 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर है। पुलिकट एक लैगून झील है, जिसके आगे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यह मैदान सबसे लंबा है। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की बात करें तो भारत में तटीय मैदानों का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो उत्तर के कच्छ से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक विस्तृत इस तटीय मैदान के अंतर्गत कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, कोंकण तट जो कि गोवा से महाराष्ट्र तक है, कन्नड़ तट कर्नाटक और मालबार तट जो कि केरल शामिल है। प्रसिद्ध वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, इसी में स्थित है। यह मैदान नारियल, रबर, चाय और मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यह मैदान उत्तर में गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। यह मैदान पश्चिम तट से अधिक चौड़ा है। बालू के जमाव के मैदान के मध्य समुद्र जल जमाव होने के कई लेगूनों जैसे कोलेरू, चिल्का का निर्माण हुआ है। द्वीप समूहों की बात करें तो भारत के द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? 247 है, जिनमें से लगभग 204 बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित द्वीप प्रवाल भित्तियां हैं। मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, कावर्ती, अमन द्वीप आदि अरब सागर के प्रमुख द्वीप है। इसमें से
मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसकी राज्य राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग भारत के देश का वर्षा का वितरण की बात करते हैं तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ वार्षिक वर्षा की अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हम किसे कहते हैं, जहाँ पे वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। ये क्षेत्र है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कोंकण, मालाबार तट, दक्षिण कर्नाटक, मणिपुर और मेघालय। साधारण वर्षा वाला क्षेत्र किसे कहते हैं, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसके क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट का पूर्वोत्तर ढाल, पश्चिम बंगाल का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश, दक्षिण का पठारी भाग, गुजरात, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान दक्षिण पंजाब, हरियाणा तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश। अब अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र किसे कहेंगे, यहाँ जहाँ पे 500 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और ऐसे क्षेत्र हैं कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख। अब हम भारत के अगर भूगर्भीय इतिहास की बात करें तो भारत की जो भूगर्भीय संरचना है वो कल्पों के आधार पर विभाजित किया गया है। प्री कैम्ब्रियन कल्प के दौरान बनी कुडप्पा और विंध्य प्रणालियों पूर्वी व दक्षिण राज्यों में फैली है। इस कल्प के एक छोटे काल के दौरान पश्चिम काल के मध्य में भारत की भी भूगर्भीय संरचना तय हुई। पेलियोजोइक कल्प के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलुरियन और डिवोनियन शकों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। मेसोजोइक दक्कन ट्रैप की संरचनाओं को उत्तरी दक्कन के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से हुआ है। कार्बोनिफेरस प्रणाली, पर्मियन प्रणाली और ट्रियाजिक प्रणाली को पश्चिमी हिमालय में देखा जा सकता है। जुरेसिक शक के दौरान हुए निर्माण को पश्चिमी हिमालय और राजस्थान में देखा जा सकता है। टर्शियर युग के दौरान मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमालयन पट्टिका में काफ़ी नई संरचनाएं बनी। क्रेटेशियस प्रणाली को हम मध्य भारत की विंध्य पर्वत श्रृंखला व गंगा दोआब में देख सकते हैं। गोंडवाना प्रणाली को हम नर्मदा नदी के विंध्य व सतपुरा क्षेत्र में देख सकते हैं। इयोसीन प्रणाली को हम पश्चिमी हिमालय और असम में देख सकते हैं। ओलिगोसीन संरचनाओं को हम कच्छ एवं असम में देख सकते हैं। इस कल्प के दौरान प्लीस्टोसीन प्रणाली का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियाई प्लेटों के प्रसार व संकुचन से हुआ। इन प्लेटों में लगातार प्रसार की वजह से हिमालय की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। भारतीय प्लेटों की बात करें तो भारत पूरी तरह से भारतीय प्लेट पर स्थित है। यह एक प्रमुख टेक्टोटेनिक प्लेट है जिसका निर्माण प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ है। लगभग 9 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर क्रेटेशियस शक के दौरान भारतीय प्लेटें ने उत्तर की ओर लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति करना आरंभ कर दिया। सेनोजोइक कल्प के इयोसीन शक के दौरान लगभग 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह प्लेट एशिया से टकराई। 2007 में जर्मन भूगर्भशास्त्रियों ने बताया कि भारतीय प्लेट के इतने तेजी से गति करने का सबसे प्रमुख कारण इसका अन्य प्लेटों की अपेक्षा काफ़ी पतला होना था। हाल ही में वर्षा के भारतीय प्लेटों की गति लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। इसकी तुलना में यूरेशियाई प्लेट की गति मात्र 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ही है। इसी वजह से भारत को चिया कॉन्टिनेंट्स की संज्ञा दी है। और नेक्स्ट देखते हैं तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर आंतरिक नौ परिवहन योग्य जलमार्ग है। देश की कुल 12 नदियाँ ऐसी हैं जिन्हें बड़ी नदियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वो टोटल है, इन नदियों का जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो
टोटल 2 करोड़ 52,000 सॉरी 25,28,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सभी प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित 3 क्षेत्रों से निकलती है। पहला जो है उसमें हिमालय या काराकोरम श्रृंखला है। दूसरा है मध्य भारत की विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला। तीसरा है पश्चिम भारत की सह्याद्री और अथवा जिसे हम पश्चिमी घाटी भी कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को यहाँ के ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है। इनकी खास बात यह है कि पूरे वर्ष इन नदियों में जल रहता है। अन्य 2 नदियाँ प्रणालियाँ पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर करती है, जो गर्मी के दौरान छोटी नदियाँ मात्र बनकर रह जाती है। हिमालय से पाकिस्तान बहकर जाने वाली नदियों में सिंधु, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम शामिल है। अब हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली का जल अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा 11 लाख वर्ग किलोमीटर। गंगा का उद्गम स्थल उत्तरांचल के गंगोत्री ग्लेशियर से है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है। यह पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। पश्चिम घाट दक्कन की सभी नदियों का स्रोत है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ शामिल है। यह सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की कुल 20% जल अपवाह इन नदियों के द्वारा होती है। भारत की मुख्य खाड़ियों में काबे की खाड़ी आती है और कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सभी शामिल है। जल संधियों में पाल्क्ष जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अमीन द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। महत्वपूर्ण अंतरीपों में भारत के मुख्य भूमि के ध्रुव दक्षिण में भाग में स्थित कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, भारत का ध्रुव दक्षिण हिस्सा, रामा ब्रिज और पॉइंट कालीमेरी शामिल है। अरब सागर भारत के पश्चिमी किनारे पर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर भारत के क्रमशः पूर्वी और दक्षिणी भाग में स्थित है। छोटे सागरों में लक्षद्वीप सागर और निकोबार सागर शामिल है। प्राचीन में 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। महत्वपूर्ण झीलों में चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी जो कि साल्ट वाटर झील है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, मणिपुर की लोकतक झील और कश्मीर की डल झील, राजस्थान का सांबर झील और केरल की स्थामकोटा झील जो है वो शामिल है। भारत के प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो भारत के कुल अनुमानित पूर्ण नवीनीकृत जल संसाधन जो है वो कितने पे फैला हुआ है? 1907 किलोमीटर घन प्रति वर्ष है। भारत में प्रति वर्ष 350 अरब घन किलोमीटर प्रयोग योग्य भूमि जल की उपलब्धता है। कुल 35% भूमि जल संसाधन का ही उपयोग किया जा रहा है। देश की प्रमुख नदियां व जल मार्गों से प्रति वर्ष जो है 4.4 करोड़ टन माल ढोया जाता है। भारत की 56% भूमि खेती योग्य है और कृषि के लिए प्रयोग की जाती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में 5.4 अरब बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं। इनमें से अधिकांश बॉम्बे हाई, अपर असम, काम्बे, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में स्थित है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में लगभग 17 खरब घन फीट प्राकृतिक गैस के भंडार है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के भंडार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा माइका उत्पाद है। बेराइट और क्रोमाइट उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। कोयले के उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया का तीसरा स्थान है। वहीं लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। यह बॉक्साइट और कच्चे स्टील के उत्पादन के मामले में 6वें स्थान पर है और मैग्नीज अयस्क उत्पादन के मामले में 7वें स्थान पर है। अल्युमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का जो है 8वां स्थान है
और भारत में टाइटेनियम, हीरा और लाइमस्टोन के भी भंडार प्रचुर मात्रा में है। भारत में दुनिया के 24% थोरियम भंडार मौजूद है। भारत की नम भूमि की बात करें तो नम भूमि वह क्षेत्र है जो शुष्क और जलीय इलाकों से लेकर कटिबंधीय मानसूनी इलाके तक फैली है। यह वह क्षेत्र होता है जहां उथले पानी की सतह से भूमि ढकी रहती है। ये क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण से प्रभावी है और तलछट कम करते हैं। भारत में ये कश्मीर से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक फैले हैं। अधिकतर नम भूमि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नदियों के संजाल से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने देश में संरक्षण के लिए कुल 71 नम भूमियों का चुनाव किया है। ये राष्ट्रीय पार्कों व विहारों के हिस्से है। कच्छ वन समूचे भारतीय समुद्री तट पर परिरक्षित मुहाने, ज्वारीय खाड़ियों, पश्च जल और दलदली मैदानों में पाए जाते हैं। देश में कच्छ क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4461 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 7% है। भारत में मुख्य रूप से कच्छ वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन डेल्टा, कच्छ की खाड़ी और महानदी गोदावरी और कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्रों में भी कच्छ वन स्थित है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा कच्छ वन है। यह गंगा के मुहाने पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यहाँ जो है वो यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त यहाँ विशिष्ट प्राणी पाए जाते हैं। अब हम भारत की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है और देश के 50 से भी अधिक प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। देश में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड और मंगोलियड प्रजातियों से संबंधित है। देश के प्रमुख जनजातियाँ निम्नलिखित हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोचा, गुड़ावा, जटापा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, सुकेलीस, लंबाडीस, येल्डीस, हिरेलकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, वाल्मीकि, ये सब जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। असम और नागालैंड में बोडो, डीमसा गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिसमिश, अप्तनिश, शिंदो और आगामी जनजातियाँ पाई जाती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में संथाल, असुर, बैगा, बंजारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिजिया, चेरू, लोहरा, उराव, खरवार, कोल और भील जनजातियाँ पाई जाती है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, डूगा बेगो, गढ़वास, कामर, खड़िया, खोंडा, कोल, कोलम, कोरकू, कोरबा, मुंडा, उराव और प्रधान बगरी जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में होश, कोरा, मुंडा, भूमिज, संथाल, गैरो, लेपचा, असुर, बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिहोर, खोंड और कोरबा लोहार जनजातियाँ पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी और बकरायल जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं मणिपुर में कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम और सीमा जनजातियाँ पाई जाती है। मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियाँ पाई जाती है। त्रिपुरा में लुसाई, माघ, हलम, खशिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील और जमनिया और रियांग ऊंचाई जनजातियाँ पाई जाती है। कश्मीर में गुर्जर पाए जाते हैं। गुजरात में कथोड़ी, सिद्दीस, कोलगा, कोटवलिया, पाघर, टोडिया, बदाली, पटेलिया, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बुक्सा, थारू, माहगीर, शोरका, खरवार, थारू, राजी और जौनसरी जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं उत्तरांचल में भोटिया, जौनसारी और राजी जनजातियाँ पाई जाती हैं। केरल में कडार, इरालू, मुथुवन, किनिकर, मलनकुरावन, मलरायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान, उलातन, यूराली, विशावन, अरनादन, कुर्नाकन, कोरागा, कोटा, कुरियान, कुरुमान, पनिया, पुलायन, मल्लार और कुरुम्बा जनजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरकू, भील, बेगा, गोंडा, अगरिया, भारिया, कोरगा, कोल, उराव, प्रधान, नागेशिया, हलवा, भतरा, माडिया, सहरिया और कमार और कंवर जनजातियाँ पाई जाती है। वहीं तमिलनाडु में टोडा, कडार,
इकला, कोटा, अडायन, अन्नादन, कुटरैल, कोरा, कुरिचियन, मासेर, कुरुम्बा, कुरुमान, मुथुआन, पनिया, थुलिया, मलयाली, इरावलन, किन्निकर, मन्नान, उरासील और विशावान और इरुली जनजातियाँ पाई जाती है। वहीं कर्नाटक में गोडालू, हकी पिक्की, इरुगा, ओइजेनु, कुरु, मल्लाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, अनार्दन, युवा, यरवा, होलेया और कोरमा पाई जाती है। कोरमा जनजातियाँ पाई जाती है। उड़ीसा में बैगा, बंजारा, बड़हौर, चिंचू, गड़ाबा, गोंड, होस, जटायु, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उड़ाव, संथाल, सियोरा और मुंडत्तु जनजातियाँ पाई जाती है। वहीं पंजाब में गद्दी, स्वांगला, भोट, राजस्थान में मीना, भील, गरसिया, सहरिया, दमोर, मेव, रावत, मेरात और कोली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगी, आरबा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी निकोबारी और शोपन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, अक्का, अपटामिस, बरमास, डफला, गोलांग, गोम्बी, कम्पती, खोपा, मिसमी और सिंगपो और सिडुक जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती है। इसके साथ ही जो हमारा भारत का भूगोल ये जो उसका जो पूरा क्लास था वो कंप्लीट होता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर देना।